Good evening to everyone. Hello guys. Welcome to all of you. Very good evening to everyone. सचिन जोशी स्टार्ट हो चुकी है here. इंडिया मांगे रोस्ट. Okay, ठीक है. No, we are punctual. Don't worry about that. Class is live now. So do one thing. Just first of all share. Hurry up. एक बार जो लाइव सेशन है इसको शेयर कर दीजिए आप लोग ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी आ सके. डू वन थिंग, जस्ट शेयर द लाइव सेशन प्लीज. अभी इस सेशन में अगले लगभग 40-45 मिनट, लगभग 40 मिनट का सेशन रहेगा ये. इसमें हम लोग यूपीएससी की A to Z सभी जानकारियां लेंगे. वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द सिलेबस, व्हाट इज द पैटर्न, व्हाट डूज एंड डोंट्स. डूज और डोंट्स क्या है, यानी क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस सब के बारे में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं अगली कुछ देर तक. ठीक है, तो एक बार फटाफट पहले सेशन को शेयर कर दीजिए जितने बच्चे देख पा रहे हैं ताकि बाकी सब भी इसके साथ जुड़ जाए. ओके, फटाफट शेयर द सेशन ताकि बाकी सब लोग भी इसके साथ जुड़ जाए. हम लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं. यस, okay, great, welcome. Is it possible to crack prelims in 4 to 5 months? Yes, it is. अभिषेक चतुर्वेदी का क्वेश्चन है. Yes, it is. ठीक है, but terms and condition apply. Okay. प्रिया शाह, हेलो प्रिया. ठीक है, so shall we start? मैं हूं रामेंद्र मिश्रा और आप सबसे हम लोग बीच में मिलते रहते हैं. मैं और अभिषेक सर जनरली सेशंस में आते रहते हैं. वेलकम टू ऑल, गुड इवनिंग, हेलो टू एवरीवन. ठीक है, एक बार जिन लोगों ने शेयर नहीं किया है मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग बस सेशन को शेयर कर दीजिए. ठीक है, ताकि बाकी बच्चे भी जुड़ सके हमारे साथ और सेशन को एंजॉय कर सके. ठीक है, तो आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे. हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन मुझे लगता है सेशन उनके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट रहेगा. कुछ चीजों पर हम लोग बेसिक्स पर बात करेंगे इसलिए. ठीक है, जो बिल्कुल नए हैं, चाहे वो आफ्टर 12th हो या ग्रेजुएशन के किसी भी ईयर में हो या जस्ट अभी ग्रेजुएट हुए हो और यूपीएससी की प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे हो, ये सेशन उनके लिए भी इतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगा. ठीक है, सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू. सचिन जोशी, कोई बैच स्टार्ट होने वाला है? दोस्त, बैचेस तो स्टार्ट होते ही रहते हैं. ठीक है, लेकिन केवल बैचेस स्टार्ट होने से सिलेक्शन थोड़ी होता है. वो तो डिपेंड कि आप कब स्टार्ट होने वाले हैं, सब कुछ उस पर डिपेंड करेगा. ठीक है, so it's not on batch, it's on you whenever you want to start. ठीक है, ओके, we will continue. मैंने जैसा बताया, मैं अभी आज सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के बारे में बात करने वाला हूं. मैं हूं रामेंद्र. आई एम एन अनसक्सेसफुल सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट. हाँ, मैं फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाया हूं. ठीक है, लेकिन आई एम एन सक्सेसफुल कोच फैकल्टी कम्युनिकेटर. मैं क्लासेस देता हूं यूपीएससी के लिए. ठीक है, रविंद्राज आईएएस में, एज यू ऑल नो, और अड्डा और 247 और रविंद्राज आईएएस एक साथ बहुत सारे विषयों पर काम कर रहा है, स्पेशली फॉर यूपीएससी और स्टेट पीएससी. तो अभी इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन इश्यूज पर. यहाँ आप जो देख पा रहे हैं, ठीक है, इस सेशन में हम लोग इन इश्यूज पर डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो आप देख सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, क्या है ये? ठीक है, नंबर 1. सेकेंड थिंग, ओके, वेलकम टू ऑल ऑफ यू. अनुराग, क्या आप पढ़ाओगे? नहीं, मैं अनुराग कुछ नहीं पढ़ाऊंगा अभी. ठीक है, हम लोग केवल डिस्कस करेंगे. पढ़ाता हूँ बैच के अंदर, जब क्लासेज होती है वहां पढ़ाता हूँ. आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओवरऑल यूपीएससी के बारे में, A to Z. सुबह भी हमने कहा था शून्य से शिखर तक, फ्रॉम जीरो टू लास्ट. क्या है यूपीएससी, क्या क्या आपको चाहिए होता है, उस सब पर हम लोग बात करने वाले हैं. तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज यूपीएससी, हम लोग इस पर बात करेंगे. देन यूपीएससी सीएससी का पैटर्न एंड सिलेबस क्या है. इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि आप सबने देखा होगा जो भी टॉपर्स हैं, आप अगर उनके इंटरव्यू सुनते हैं, उनके इंटरव्यूज पढ़ते हैं, इवन जो एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो सब क्या कहते हैं? स्टिक विद द सिलेबस. ठीक है, स्टिक विद द सिलेबस. जनरली क्या है, बच्चों को पैटर्न नहीं पता होता, वो कहीं से सुनते हैं, यहां से स्टार्ट करने और शुरू हो जाते हैं, बाद में प्रॉब्लम होती है. ठीक है, सो स्टिक विद द सिलेबस, इसके बारे में बात करेंगे. व्हाट इज द स्टडी मटेरियल फॉर यूपीएससी और प्रीलिम्स और मेंस, नाइदर ओनली प्रीलिम्स. इसको मैं पूरा कह सकता हूं कि प्रीलिम्स एंड मेंस. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्टडी मटेरियल आपका क्या हो, तो उसकी हम बात करेंगे. ओके, गुड इवनिंग टू एवरीवन.
ठीक है, ओके। देन हाँ, ये सेशन फ्री है दोस्त, अभी आप जो लाइव देख रहे हो सेशन फ्री है, मैं स्टार्ट हो गया हूँ, ओके ठीक है। देन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए यूपीएससी 2021 के लिए, नॉट ओनली फॉर प्रीलिम्स, ओवरऑल यूपीएससी 2021 के लिए, बिकॉज नेक्स्ट एग्जाम यूपीएससी 2021 का है, ठीक है। तो उसके लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पैटर्न की बात कर रहे हैं हम लोग। आप सबको, जो बच्चे पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, दे आर वेरी फैमिलियर विद पैटर्न, उनको पता होगा अच्छे से पैटर्न क्या होता है। ब्रीफ पे मैं केवल बता रहा हूं, 3 स्टेज है यूपीएससी की, ठीक है, 3 स्टेज है। पहला जो फेज है दैट इज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, हिंदी में कहते हैं प्रारंभिक परीक्षा, ठीक है। प्रीलिम्स शॉर्ट फॉर्म में या प्री हम लोग कह देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रीलिम्स या प्री पास करना होगा। देन अगर आप प्रीलिम्स पास कर लेते हैं तो आप जंप करेंगे किधर, मेंस की तरफ। प्रीलिम्स से किधर गए आप, मेंस गए। अब यहां ध्यान रखने वाली बात क्या है, ध्यान रखने वाली बात है कि प्रीलिम्स का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, एमसीक्यू, ये इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है। लेकिन मेंस का जो नेचर होता है, मेंस का नेचर कैसा होता है, सब्जेक्टिव, ठीक है। आपको यहाँ पे आंसर राइटिंग करना होगा। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात मैं बोलूंगा, आप लोगों को अजीब लगेगा। एक बार मेरे एक दोस्त ने कहा कि यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जहां पर आंसर आपके सामने होता है तब भी आप नहीं कर पाते। सामने यानी कि आपको करना क्या है, 4 ऑप्शन में से एक सही है या पक्की बात है, बस आपको केवल सही वाला ढूंढना है। यानी कि यूपीएससी बता रहा है कि भाई ये 4 ऑप्शन है, इनमें से एक सही है, बता दो केवल सही वाला कौन सा है। ये है प्रीलिम्स, ठीक है। इतना इजी भी नहीं है लेकिन वो, सो वी विल कम ऑन दैट, वी विल कम ऑन दैट, ओके। एज लिमिट वगैरह पर भी मैं आऊंगा दोस्त, डोंट वरी, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम सब चीजें लेंगे, ओके ओके ग्रेट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीलिम्स होता है, ये होता है एमसीक्यू टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपके पास एक क्वेश्चन होता है, उसके ऑप्शंस होते हैं, आपको सही सेलेक्ट करना होता है। द सेकंड वन इज मेंस, ये होता है सब्जेक्टिव, ये एक बड़ा बैरियर है। हालांकि प्रीलिम्स भी कोई इजी टास्क नहीं होता, आप सबको पता है। हर साल ऑन एन एवरेज 8 से 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, जिसमें से आधे लोग एग्जाम देते हैं 4.5 से 5 लाख के आसपास, और उसमें से मात्र कुछ हजार लोग, ओनली फ्यू थाउजेंड एस्पिरेंट जंप टू मेंस, ठीक है। तो सब वहां पहुंचते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। After all, if you cross the mains, then you have to go for personality test or you can say the interview, ठीक है। तो 3 स्टेज का एग्जाम है, पूरा एग्जाम लगभग 1 साल तक चलता है, ठीक है। अब इसके बाद फटाफट क्विक मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं प्रीलिम्स के पैटर्न का, ठीक है। एक बार जो भी जुड़े हुए हैं कृपया सेशन को लगातार शेयर करते रहे, ओके। हाँ, सेशन को आप लोग शेयर करते रहे, ठीक है, तो मुझे भी और अच्छा लगेगा। ओके ग्रेट, ठीक है। प्रीलिम्स की अगर हम बात कर रहे हैं, देयर आर 2 पेपर्स इन प्रीलिम्स, ठीक है। जनरली आप सबने वनडे एग्जाम्स के अंदर भी देखा होगा, ऐसा ही होता है। ये पहला बैरियर है प्रीलिम्स का। तो एक ही दिन एग्जाम होता है और आपको 2 पेपर देने होंगे एक ही दिन के अंदर, ठीक है। 2 पेपर होंगे। पहला पेपर जो होता है जनरली उसको हम जीएस कहते हैं। ऑब्वियसली दोनों ही पेपर्स 2-2 घंटे के होते हैं। दूसरा पेपर सीसैट कहलाता है, ठीक है। दोनों पेपर 200 मार्क्स के होते हैं, 200-200 मार्क्स के। हालांकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस पहले में 100 रहता है, दूसरे में 80 रहता है, ठीक है। इट मींस पहला क्वेश्चन का जो पहला पेपर जो हर क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का होगा, व्हाइल द सेकंड वन इज 2.5, 2.5 नंबर का क्वेश्चन होता है, प्लस में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर दोनों पेपर एक ही दिन होंगे, यानी कि जिस दिन आप प्रीलिम्स देने जाएंगे मॉर्निंग में पहले 2 घंटे आप देंगे जीएस का पेपर, उसके बाद 3 घंटे के गैप के बाद आपसे लिया जाएगा सीसैट का पेपर। इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट बात यह है पेपर 2 यानी कि सीसैट, ये होता है क्वालिफाइंग। क्वालिफाइंग यानी कि केवल आपको पास करना है इस पेपर को, इसके जो मार्क्स हैं वो मेरिट में काउंट नहीं होते, यानी कि जो कट ऑफ बनेगी उसमें इसका रोल नहीं होता, सीसैट का रोल नहीं होता। क्या जो मेरिट या कट ऑफ बनेगी वो जीएस के पेपर के बेस पर ही बनेगी, यानी कि आपको पहले पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, उसके बेस पर ही डिसाइड होगा कि आप मेंस लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। सर 2021 मई तक प्रिपेयर कैसे करें सचिन, मैं उस पर आऊंगा सचिन, ठीक है। कुछ कलर इश्यू है क्या, स्टूडेंट्स बता रहे हैं। अगर कोई कलर मैं यूज कर रहा हूं जो आपको ना दिख रहा हो, यू कैन इजीली जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट, ओके, आई विल गो विद दैट, वेल, ठीक है।
तो दो दो स्टेज हैं प्रीलिम्स के, पहला जीएस, सेकंड वन इज सीसैट, दोनों का 2-2 घंटे का है। जीएस जो है वो मेन पेपर है क्योंकि उसके बेस पर कट ऑफ बननी है आपकी, वाइल सीसैट इज क्वालिफाइंग। हालांकि सीसैट भी इजी नहीं है, आपको पता होगा, शायद आप लोगों ने पढ़ा हो, सुना हो, हर साल देयर आर 1000 ऑफ स्टूडेंट्स जो केवल सीसैट पास ना करने के कारण रह जाते हैं। ठीक है, कारण क्या है? कुछ ओवर कॉन्फिडेंस, कुछ बहुत ज्यादा डर। ओवर कॉन्फिडेंस क्या कि मेरी तो बहुत अच्छी मैथमेटिक्स रीजनिंग वगैरह है एटसेट्रा एटसेट्रा, बट प्रैक्टिस थोड़ा सा करना होता है, बहुत फोकस नहीं करना है, साल भर इसको बिल्कुल नहीं पढ़ना होता है। अगर आप एग्जामिनेशन से 2 महीना पहले भी इसको पढ़ते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, देन यू कैन इजीली क्रैक आउट सीसैट। ठीक है, तो उसमें कोई समस्या की बात नहीं है। जीएस पर सारा फोकस करना होगा, जीएस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जीएस पर आपको सारा फोकस करना होगा। अब जीएस में क्या होगा, कैसे होगा, मैं उस पर आने वाला हूं। प्रदीप परिहार, कोर्स कितना हो गया है सर? वी हैव टू स्टडी हार्ड। ऑब्वियसली रेणुका, यू हैव टू स्टडी हार्ड। किसी भी एग्जामिनेशन के लिए यू हैव टू स्टडी हार्ड। जमाना कंपटीशन का है, एक एक वैकेंसी पर कई हजार लोग होते हैं। ऑब्वियसली यू हैव टू स्टडी हार्ड फॉर एनी एग्जामिनेशन, आइदर इट्स यूपीएससी और एनी अदर एग्जामिनेशंस। नाउ वी आर गोइंग फॉर द सिलेबस ऑफ प्रीलिम्स। आईएएस आईपीएस परीक्षा, यूपीएससी परीक्षा का जो प्रीलिम्स यानी पहला स्टेज है, उसका जो जीएस का पेपर, उसका सिलेबस क्या है, उस पर मैं जा रहा हूं। ठीक है, यूपीएससी ने तो इतना ही बताया जो आपके सामने लिखा हुआ है। अगर मैं शॉर्ट में कहूं, ये जो सिलेबस है, मैं बहुत अगर संक्षिप्त में कहूं, इन ब्रीफ, ठीक है, तो सबसे पहला करंट इवेंट्स या करंट अफेयर्स कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ यूपीएससी ने बहुत चालाकी की है, उसने करंट अफेयर्स लिख करके छोड़ दिया है, ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल। अब वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, करंट अफेयर्स कुछ भी हो सकता है, नेशनल इंटरनेशनल। वो हो सकता है कि दिल्ली की किसी एक घटना के बारे में पूछ ले, हो सकता है कि दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर यूरोप में या अमेरिका में या इवन अफ्रीका में हुए किसी मूवमेंट के बारे में पूछ ले, वो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, वो कोई पॉलिटिकल इवेंट भी हो सकता है, वो कोई सोशल इवेंट भी हो सकता है, कोई इकोनॉमिक स्कीम भी हो सकती है, हो सकता है पूछ ले एनवायरमेंट के बारे में, कौन सा वाइल्ड लाइफ पार्क इस बार नया अनाउंस हुआ है, कुछ भी। ही कैन आस्क एनीथिंग, बट देयर आर सम फ्रेमवर्क। उसके भी कुछ फ्रेमवर्क हैं अपने, कुछ उसके स्टैंडर्ड्स हैं। हर चीज, हर इवेंट, हर इंसिडेंट करंट अफेयर्स नहीं होता। ठीक है, ये हम लोग जब करंट का लेक्चर हम लोगों ने पहले भी लिया है और इन फ्यूचर फिर करने वाले हैं कि करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कैसे की जाए, तो उस पर हम लोग जाएंगे। लेकिन सबसे पहला और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज करंट अफेयर्स इन यूपीएससी प्रीलिम्स। इवन जैसे जैसे कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, इसका वेटेज बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है, ऐसा नहीं है। आप थोड़ी सी प्लानिंग और रेगुलरिटी से इसको कर सकते हैं। आई कैन अश्योर यू कि आप थोड़ी सी प्लानिंग और रेगुलरिटी से इसको कर सकते हैं। एमआई जोकर का क्वेश्चन है, सीसैट में क्या आता है? सीसैट में बेसिकली 3 चीजें हैं, वो अभी पेपर उसका सिलेबस बताने वाला हूं। ठीक है, मैथ्स, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन, मैं उस पर आ रहा हूं। रेणुका, सर इफ वी डोंट सिलेक्ट इन 3 फेज देन व्हाट हैपन एंड वी कैन डू पेपर अगेन। हाँ बिल्कुल, अगर आप किसी भी एक स्टेज पे सेलेक्ट नहीं होते हैं तो आपको दोबारा से स्टार्ट करना होगा। दिस इज द वर्स्ट एंड बेस्ट थिंग ऑफ यूपीएससी। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स हो गया है, एक बार मेरा हो गया, जैसे सीटेट वगैरह में होता है, एक बार आपने क्रैक करा तो वो 4 साल के लिए वैलिड है, 5 साल के लिए वैलिड है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको हर बार प्रीलिम्स क्रैक आउट करना होगा। अगर आपने मेंस लिखा है और फिर इंटरव्यू में रह गए, आपको अगली बार दोबारा से प्रीलिम्स फिर मेंस फिर इंटरव्यू करना होगा। ठीक है, यही इस एग्जाम की खूबसूरती भी है और यही इसका एक वर्स्ट पार्ट भी है। वेल, तो पहला टॉपिक हो गया करंट अफेयर्स। ठीक है, दूसरा हिस्ट्री, कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पूरा भारत का इतिहास आपको पढ़ना पड़ेगा। आफ्टर ऑल भैया कलेक्टर बनने वाले हैं आप लोग। अगर आप आईपीएस बनते हैं तो किसी डिस्ट्रिक्ट के एसपी बनेंगे आप, डीएसपी बनेंगे आप। ठीक है, तो उनसे अपेक्षाएं की जाती है कि उनको उस क्षेत्र के बारे में, उस राज्य के बारे में, उस देश के इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री सब पता होना चाहिए। ये कोई बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। ठीक है, तो द सेकंड थिंग इज हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसके अंदर भी स्पेशली मेंशन किया हुआ है इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि जब भारत की आजादी के लिए आंदोलन चला था, फ्रीडम मूवमेंट जिसको हम लोग कहते हैं, तो पूरा हिस्ट्री हमको पढ़ना है। ये वाला पोर्शन स्पेशली जोर देकर के पढ़ना है, पर्टिकुलर पढ़ना है। ओके, एक बार मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा जो बच्चे हैं यहाँ पर, प्लीज शेयर द सेशन, प्लीज शेयर द सेशन, ताकि बाकी बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। पॉलिटिकल साइंस भैया प्रणाम, रत्नेश ओके, रत्नेश वेलकम। ठीक है, सेकंड जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ज्योग्राफी। ठीक है,
अगला टॉपिक है ज्योग्राफी। अभी इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों ही कवर करता है, ठीक है। इसमें ज्योग्राफी के अंदर भी कुछ चीजें होती हैं, कुछ डिविजन्स होते हैं। जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूं, मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी एनवायरमेंट हिस्ट्री है, तो उसमें प्रॉपर बताता हूं मैं कि आपको किस पोर्शन पर कहां कैसे ज्यादा फोकस करना है। कुछ फंडामेंटल्स या बेसिक्स होते हैं जिसको हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं, वो सब में कॉमन है, इंडियन और वर्ल्ड में। उसके बाद जो डेटाज हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, वर्ल्ड में अलग हो जाते हैं और इंडियन में अलग हो जाते हैं। तो कंप्लीट आपको भूगोल पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है। अब एक बात मैं यहाँ बता दूं, जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड के जुड़े हुए हैं बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा होगा अरे यार अभी तो हमने पढ़ा ही नहीं है लंबे टाइम से, ठीक है, हमने 10th के बाद छोड़ दिया था, तो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। चाहे आपका बैकग्राउंड कुछ भी रहा हो, ग्रेजुएशन में या आफ्टर 10th, सबको इक्वल मेहनत करनी पड़ती है। यूपीएससी का फ्रेमवर्क ही ऐसा है, डजंट मैटर यू आर इन साइंस ग्रेजुएट और कॉमर्स ग्रेजुएट और आर्ट्स ग्रेजुएट, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने एमबीबीएस किया है, कि आपने सीए किया है, बीटेक किया है, आपने बीए किया है, आपने बीकॉम किया है या आपने ओपन से ग्रेजुएशन किया है, डजंट मैटर। यूपीएससी के लिए सब बराबर हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं किसी भी विषय से, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, देन यू आर इक्वल फॉर यूपीएससी। और आप सबको बराबर मेहनत करनी है। कैसे करनी है मैं बताऊंगा कि कैसे यूपीएससी एक लेवल पर ले आता है। सचिन जोशी सर, कोर्स ऐप के बारे में बताओ ना प्लीज। सचिन, मैं क्वेश्चन समझ में नहीं पा रहा हूं आपका। मैं कोर्स ऐप, एक बार थोड़ा सा अपना क्वेश्चन ठीक से लिखे। कोर्स ऐप क्या कहना चाह रहे हैं आप, मैं बिल्कुल नहीं समझ रहा हूं, ठीक है। रेणुका सर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आईपीएस एंड आईएएस। रेणुका, मैं इसमें वैसे अभी आता लेकिन मैं बता देता हूं। जब आप एग्जाम देंगे यूपीएससी का, तो इस एक ही एग्जाम के थ्रू अराउंड 20+ सर्विसेज होती है, ठीक है। एक ही एग्जाम जो होता है उसमें 20 से अधिक सर्विसेज होती हैं। इट्स डिपेंड ऑन योर रैंक और एंड चॉइस। आपने कितने मार्क्स गेन किए और कितना रैंक आया है और आपने क्या चूज किया था, उसके अकॉर्डिंग आपको पोस्ट मिलती है। किसी को आईएएस की पोस्ट मिलती है, किसी को आईपीएस की, किसी को आईआरएस की, ऐसी और भी बहुत सारी पोस्ट है, आईआरटीएस है, आईएएस है, ठीक है। उस ब्रीफ में मैं नहीं जाऊंगा। आपने आईएएस आईपीएस के बारे में पूछा है, तो जो जनरली आप लोग कलेक्टर या डीएम सुनते हैं, आईएएस होता है वो डीएम या कलेक्टर बनता है। इसी प्रकार हर डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी होते हैं, उनके भी लेवल होते हैं, अपर सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, वो सब आईएएस होते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, ऑफिसर्स। जबकि आईपीएस यानी कि इंडियन पुलिस सर्विसेज, भारतीय पुलिस सेवा के जो अधिकारी होते हैं, वो जनरली डीएसपी, डीसीपी, एसपी और इसके ऊपर जो पोस्ट होती है, पुलिस की जितनी भी पोस्ट होती है, वो उस पर उनको काम मिलता है, उनकी सर्विसेज मिलती है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, इस पर हम और आएंगे। अड्डा के कोर्स में क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? आई थिंक फ्रॉम टुमारो। ओके, वेल, नेक्स्ट टॉपिक पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ठीक है। बेसिकली किसी भी देश के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, वहां पर उस स्ट्रक्चर को रन कैसे किया जाता है, कौन कौन सी बॉडीज हैं जो कानून बनाती हैं, जो नियम बनाती हैं, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो स्टेट के लेजिस्लेचर हो। किसी ने कानून का उल्लंघन किया तो उनको सजा कौन देता है, कोई कानून का उल्लंघन ना करे इसको कौन रेगुलेट करता है। इन सब चीजों को, इन सब की जो व्यवस्था होती है उसको हम कहते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ठीक है। और इसी को मैनेज करने के लिए जो बेसिक रूल बुक होती है, फंडामेंटल्स नियम, मूलभूत कानून, उनकी जो पुस्तक या ड्राफ्ट होता है उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। तो इससे संबंधित जितनी भी चीजें हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, वो सारे टॉपिक्स हैं, उसको हमने कंबाइन लिखा पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ये आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट हो गया, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। ओके, आफ्टर दैट इकोनॉमी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी कंट्री और सोसाइटी। किसी भी देश या समाज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इकोनॉमी, क्योंकि अल्टीमेटली सब कुछ चलता है आर्थिक आधार पर। अमित पटेल, एज लिमिट, प्रतीक बी ने कुछ लिखा, समझ में नहीं आया। गुड इवनिंग शुभम, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बहुत सारे बच्चे एज लिमिट पे पूछ रहे हैं, मैं तुरंत इसके बाद आता हूं उसके ऊपर, ठीक है। तो इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, यानी कि उस देश के अंदर जो इकोनॉमी है वो कैसे रन करती है, उसके कौन कौन से मेजर सेक्टर्स है, कौन कौन से फैक्टर्स है, क्या क्या इफेक्ट करता है वहां पर इकोनॉमी को, लोग अपना अर्थ उपार्जन कैसे करते हैं, लाइवलीहुड कैसे चलाते हैं, इनकम का सोर्स क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है,
पूरा जो मैकेनिज्म है सारा उसको समझना, उसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। यहाँ पर हमको ये पढ़ना होगा, बजट सेक्टर भी इसी का पार्ट होता है, ठीक है। आफ्टर दैट एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड रिलेटेड इश्यूज, पर्यावरण, पारिस्थितिकी और उससे संबंधित जो विषय होते हैं। आप सब सुन रहे हैं कि आजकल सबसे बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है एनवायरमेंट हमारे लिए। लगातार जो मनुष्य है, ह्यूमन है, अपनी एक्टिविटीज से अपने डेवलपमेंट के लिए एनवायरमेंट को इफेक्ट कर रहा है, और जब वो इफेक्ट इतना ज्यादा हो जाता है कि उसके वर्स्ट रिजल्ट सामने आने लग जाते हैं, दुष्प्रभाव सामने आने लग जाते हैं, तो फिर उसको हमको मैनेज करना पड़ता है। अब चूंकि ऐसा हो रहा है अभी, और इसीलिए दुनिया भर में जो सरकारें हैं, जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उनकी बड़ी चिंता है एनवायरमेंट को लेकर के, और उसी चिंता के फलस्वरूप एनवायरमेंट बड़ा भाग बनता जा रहा है अलग अलग एग्जामिनेशंस का, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो स्टेट के पीएससी एग्जामिनेशन हो, या और भी कोई एग्जाम हो, ठीक है। सो इट्स अ बिग थिंग एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। उसके कई पार्ट है, उसमें एनवायरमेंट है, बायोडाइवर्सिटी है, क्लाइमेट चेंज है, पॉल्यूशन है, ठीक है। अलग अलग जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस होते हैं, चाहे वो नॉइज हो, चाहे वो एयर हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो सॉइल हो, बहुत सारी चीजें और भी है, ठीक है। तो ये मेजर सब्जेक्ट्स हो गए। लास्ट सब्जेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है जनरल साइंस, जिसको आप लोग फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस, ये जनरली मोटे मोटे आपके 7 टॉपिक्स हो गए हैं। लेकिन इन सब्जेक्ट के अंदर भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनकी इंपॉर्टेंस बाकी सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो ब्रॉड टॉपिक है, वो फंडामेंटल है, इसलिए तो उसको हमें ज्यादा फोकस करना पड़ता है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, उसको हम छोड़ देते हैं जनरली, या उसको हम लेस इंपॉर्टेंट सेक्शन में रखते हैं, ठीक है। जब हम स्ट्रेटजी की बात करेंगे तो बताऊंगा मैं किस टॉपिक को हमें ज्यादा या कम पढ़ना है, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है भैया, आपको यूपीएससी का प्रीलिम्स टॉप नहीं करना है। आपके यूपीएससी के जो मार्क्स हैं उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है केवल मेंस तक जाने के लिए। जैसे ही आपने यूपीएससी की कट ऑफ को पार कर लिया, यानी कि आप मेंस में आंसर लिख सकते हैं, मेंस में बैठ सकते हैं, बस। इससे ऊपर इन मार्क्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इसके बेस पर ना कोई मेंस में आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने वाले हैं, ना आपके रैंक पे कोई फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि भाई नहीं, मुझे तो यूपीएससी प्रीलिम्स भी टॉप ही करना है एकदम, ऐसा कुछ नहीं होता प्रीलिम्स के अंदर, ठीक है। आपका टारगेट क्या है, मुझे सिलेक्शन लिस्ट में आना है, मेंस की सिलेक्शन लिस्ट में आना, दैट्स इट, नथिंग एल्स, ठीक है। जब इस एटीट्यूड से आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, तो आपको प्रीलिम्स क्रैक करना बहुत मुश्किल नहीं रह जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। हालांकि प्रीलिम्स और मेंस के सब्जेक्ट्स लगभग कॉमन है, तो उनकी पढ़ाई भी या तैयारी भी एक साथ होती है, लेकिन जब हम एग्जाम देने वाले होंगे, एग्जामिनेशन हॉल में हमको जाना होगा, उससे कुछ टाइम पहले हमारी अप्रोच बदल जाती है, क्योंकि यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव लिखना होगा हमको, 4 ऑप्शन में से ABCD में से एक निकालना है। मेंस में उल्टा होगा, वहां पे आपको लिखना है बाकायदा लाइनों में, ठीक है। तो प्रीलिम्स का टारगेट केवल आपको मेंस पहुंचाने तक है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? यहां तक कोई क्वेश्चन किसी का? सर आप यूपीएससी इंटरव्यूअर हो? नहीं भाई नहीं बच्चे, मैं यूपीएससी इंटरव्यूअर नहीं हूं, बिल्कुल नहीं, मैं यूपीएससी कोच हूं, ठीक है। पॉलिटी के लिए कौन सी बुक है, इंटरव्यूअर हो बताऊंगा, पॉलिटी के लिए बुक में स्टडी मटेरियल पे भी आऊंगा। कोर्स की फीस कितनी है मैं कोर्स के बारे में बता रहा हूं अभी, डोंट वरी अबाउट दैट। महापैक सर पता नहीं क्या है। आई एम इन 10th स्टैंडर्ड एंड माय एम इज टू बिकम आईपीएस ऑफिसर। अगर आप 10th में है तो अभी आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करें 10th 11th 12th की, ठीक है। हितेश पटेल, हेलो सर, आईआईटी जी के बारे में भी पढ़ाइए प्लीज। हेलो सर, हिंदी मीडियम में भी स्टार्ट कीजिए। डियर हितेश, दिस क्लास दिस सेशन इज नॉट अबाउट द आईआईटी जी। अभी हम यूपीएससी की बात कर रहे हैं, आईआईटी जी के लिए अलग से सेशन होगा, आप उसको देख सकते हैं। सचिन जोशी, 6 मंथ स्ट्रेटजी बताओ। ओके ठीक है मेरी, ओके ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया जीएस के पेपर के बारे में। अभी किसी ने पूछा था मेरे से सीसैट के पेपर के बारे में, सीसैट का बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। सीसैट में जनरली 3 बड़े सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। पहला हो गया कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन आपको पता है क्या होता है, आप लोग स्कूल से पढ़ते आ रहे होते हैं, आपके सामने एक पैराग्राफ लिखा हुआ होता है हिंदी इंग्लिश में से, उसमें से 2-3 क्वेश्चन दिए होते हैं, आपको उस पैराग्राफ को पढ़ करके उन क्वेश्चंस का आंसर करना होता है। दिस इज कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। मैंने बताया हुआ है आपको कि पेपर 2 के अंदर देयर आर टोटल
80 क्वेश्चन, 80 प्रश्न है बोला आपको, 2 घंटे में 80 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, पर सारे करने हैं ऐसा नहीं है। क्यों? बिकॉज सीसेट क्या है? क्वालिफाइंग पेपर है। क्वालिफाइंग का मतलब केवल आपको ये पास करना है बस, ठीक है, इसके नंबर नहीं जुड़ने वाले हैं, आपको इसमें केवल 33% लाने हैं, ठीक है, यानी 80 क्वेश्चन है तो समहाउ आपको 25 से 28 क्वेश्चन आपको करेक्ट करने हैं। मैं कह रहा हूं आप 30 मान करके चलिए, ठीक है, कि वो करेक्ट करने हैं, बाकी गलत ना हो तो, ठीक है। तो केवल आपको पास करना है। पहला चीज हो गया कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो थिंग हो गया वो हो गया आपका रीजनिंग, एंड द थर्ड थिंग इज एप्टीट्यूड, मैथ्स, ठीक है, रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये 3 चीजें केवल है इसके अंदर। तो अब यहाँ पर जो बच्चे कॉमर्स साइंस बैकग्राउंड से हैं उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है, वो केवल थोड़ी सी अगर प्रैक्टिस कर लेंगे यू कैन इजीली क्रैक आउट दिस पेपर। हाँ, जो बच्चे आर्ट्स के हैं कई बार उनको परेशानी होती है कि सर हमारा क्लियर होगा कि नहीं होगा, नहीं क्लियर होता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस ही आपको भी करनी है, क्योंकि ये क्वेश्चंस का लेवल जो है वो बहुत कोई टफ नहीं होता है, क्वेश्चंस का लेवल बहुत इजी होता है, ठीक है। तो अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं 1-2 महीना पहले भी, और आप टेस्ट सीरीज लगा लेते हैं, तो यू कैन इजीली क्रैक आउट दिस पेपर, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, लेकिन इग्नोर भी नहीं करना है, दोनों चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो सिलेबस में है वो आपको पढ़ना ही है, ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। तो 2 पेपर हो गए, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अल्टीमेटली मेंस में पहुंचाने वाला पेपर वही है, बट उसके अंदर आपको टॉप नहीं करना है, ध्यान रखना है। पेपर 2 इज लेस इंपॉर्टेंट, लेकिन पेपर है ये भी एक, तो इग्नोर नहीं करना, बस का टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर हो गया है। बहुत सारे बच्चे बार बार एज के लिए पूछ रहे थे, मैं आपको जनरल के लिए बता दे रहा हूं, ठीक है। प्रेजेंटली अभी जो सिचुएशन है या अभी जो यूपीएससी का कंडक्ट है, रूल है, उसके अकॉर्डिंग आपकी मिनिमम एज 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम 32। 21 साल से लेकर के 32 साल के बीच आप एग्जाम दे सकते हैं, और मैक्सिमम आप इस एज में 6 बार एग्जाम दे सकते हैं, 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं। अब बाकी इसमें SC ST OBC ऐसे को आदि को उनकी स्टेटस के अकॉर्डिंग, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता है, कुछ ईयर्स एक्स्ट्रा उनको मिलते हैं, अटेम्प्ट भी एक्स्ट्रा मिलते हैं, ठीक है। लेकिन जो जनरल एज है वो 21 से 32 ही है। ऑब्वियस सी बात, अगर आपको एज मिल भी रहा है 35 साल तक, 40 साल तक, आप जिंदगी भर बैठे नहीं रहोगे IAS की तैयारी के लिए, ठीक है। आप चाहोगे कोई और जॉब मुझे मिल जाए तब तक, फिर मैं बाद में देखूंगा। लेकिन देखा फर्स्ट टारगेट है, जनरली देखा होगा जो टॉपर्स हैं वो स्टार्टिंग के सेक्शन से ज्यादा रहे हैं, ठीक है। तो 6 अटेम्प्ट है, मिनिमम एज 21 है। अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो है ग्रेजुएशन, ठीक है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो या अगर आप फाइनल ईयर में हो तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं। जब तक आप मेंस में आएंगे तब तक आपका फाइनल ईयर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जनरली मई या जून में इसका प्रीलिम्स होता है, ठीक है। यूपीएससी का जून में प्रीलिम्स होता है, आफ्टर दैट सितंबर में इसका मेंस होता है, और फिर फेब में इंटरव्यू होता है। इस साल कोरोना ने सारी गणित बिगाड़ दी, वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन जनरली ये शेड्यूल रहता है। अभी 2021 का भी जो प्रीलिम्स होने वाला है वो कब होने वाला है? जून में होने वाला, 27 जून को, ठीक है, ओके। ठीक है, ठीक है, ओके, चलिए यहां तक क्लियर हो गया। नाउ अब हम आगे मूव करते हैं। ये प्रीलिम्स हो गया, इसके बाद मेंस। मेंस के पैटर्न को आप लोग समझिए एक बार, ठीक है, बहुत जरूरी है। देयर आर टोटल 9 पेपर्स। कितने कुल पेपर है? 9 पेपर है, ठीक है, कुल 9 पेपर है। अब ध्यान दीजिएगा, जो शुरू के 2 पेपर्स हैं ये है लैंग्वेज के पेपर, भाषा के पेपर्स हैं, ठीक है। इसके अंदर भी जो पहला पेपर है वो किसी भी एक इंडियन लैंग्वेज का है। आपको पता है कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में देयर आर टोटल 22 रजिस्टर्ड लैंग्वेजेस और एनलिस्ट या शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, ठीक है। उनमें से आप किसी भी एक भाषा में ये पेपर दे सकते हैं, किसी भी एक भाषा के लैंग्वेज के ऊपर। आप सिंधी, मराठी, गुजराती, जो भी उस भाषा में एनलिस्ट है, नॉर्थ ईस्ट की लैंग्वेज, आप उसको दे सकते हैं। दूसरा है इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि आपको 2 पेपर ये पास करने हैं,
एक कोई भी आपकी जो लैंग्वेज है अपनी जो संविधान के अंदर वर्णित है उसमें से, और दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज दीज बोथ पेपर्स आर क्वालिफाइंग। क्वालिफाइंग का मतलब यह होता है कि इनके नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ेंगे, आपको केवल ये पेपर पास कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर पास नहीं किया तो बाकी पेपर चेक भी नहीं होंगे, यानी कि फिर तब भी आप फेल तो हैं। तो आपको ये दोनों पेपर केवल पास करने हैं, उतनी प्रिपरेशन करनी होती है। एंड जो ये पेपर्स होते हैं कोई बहुत ज्यादा टफ पेपर है ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग जनरली स्कूल्स के अंदर भी लेटर्स लिखते हो, प्रेसी राइटिंग करते हो, छोटे छोटे एसेज लिखते हो, बस उन्हीं का मिला जुला स्वरूप है। थोड़ा बहुत ग्रामर है उस लैंग्वेज का, इंग्लिश है, थोड़ी बहुत इंग्लिश ग्रामर रहेगी, एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, छोटी छोटी चीजें होती हैं वो सब रहेंगी इसके अंदर। ठीक है, एंटोनिम, सिनोनिम, एटसेट्रा एटसेट्रा, सेम एज द अदर लैंग्वेज। तो कोई बहुत मुश्किल है या अलग से इसके लिए कोई क्लास करनी पड़ेगी ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस हाँ ये है कि जब आप प्रीलिम्स निकाल लेते हैं तो आपको थोड़ा सा इनके प्रीवियस ईयर पेपर्स निकाल करके बेसिक प्रैक्टिस करनी होती है। तो ये क्वालिफाइंग है, केवल इतना जांचते हैं कि भाई जिस एस्पिरेंट को हम लेने की सोच रहे हैं, जो एस्पिरेंट कल को हो सकता है इन फ्यूचर आईएएस आईपीएस बने, उसमें वो बेसिक एलिजिबिलिटी है कि नहीं है, लैंग्वेज की बेसिक समझ है कि नहीं है। दिस इज ओनली फॉर दैट। ठीक है, नथिंग एल्स। ओके ओके, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन हैं, आप लोग परेशान ना हो, मैं क्वेश्चन सबके लूंगा। ठीक है, हाँ हाँ, मैं सबसे क्वेश्चन लूंगा, डोंट वरी। ठीक है, अवॉइड करना चाहिए, गॉसिप्स को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब हम ऐसे यूपीएससी से सीरियस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, देन यू हैव टू मेंटेन योर एटीट्यूड। ठीक है, वेल नथिंग एल्स। खैर, नाउ अब इसके बाद स्टार्ट होती है मेन जर्नी। आपने ये 2 पेपर दे दिया, एक ही दिन में दोनों पेपर हो जाएगा। जो मेंस का पेपर होता है अराउंड 1 वीक चलता है। ठीक है, क्योंकि 9 पेपर है, एक ही दिन में आप 9 पेपर तो नहीं दे सकते, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो लगभग ये 1 सप्ताह तक पेपर चलता है, 2-2 पेपर के सेट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अब यहां से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है इस जगह से। ठीक है, इसके ऊपर 2 पेपर थे लैंग्वेज के, वो क्वालिफाइंग पेपर हो गए, आपने उनको अच्छे से पार कर लिया, आप मुझे भरोसा है कि आप लोग कर लेंगे। ठीक है, ओके, उसके बाद क्या है, अब जो पेपर है यहाँ पे आप देख रहे हैं पेपर 1 और यहाँ लिखा हुआ एस्से, हिंदी में निबंध कहते हैं, मेरी हैंडराइटिंग पे मत जाइएगा। ठीक है, निबंध कहते हैं हिंदी में। एस्से 250 मार्क्स का पेपर है। उसके बाद 4 पेपर जीएस के होंगे, जीएस यानी कि जनरल स्टडीज। ठीक है, जनरल स्टडीज, इसको हम लोग हिंदी में सामान्य अध्ययन कहते हैं। ठीक है, इसके सब्जेक्ट समहाउ मिलते जुलते हैं, वही सब्जेक्ट जो आपने प्रीलिम्स के अंदर पढ़े हुए हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स, और उनसे निकले हुए कुछ सब्जेक्ट। ठीक है, वो कौन कौन से मैं बताने वाला हूं अभी। तो एस्से और 4 पेपर ये जीएस के हो गए। ये सभी कितने के हैं, 250 मार्क्स के पेपर हैं, 250 250 250। ठीक है, तो ये 5 पेपर 250, टोटल कितने हो गए, 1250 मार्क्स हो गए। टोटल हो गए 1250 मार्क्स इन 5 पेपर का, एक एस्से, 4 जीएस। इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, हर बच्चे को एक कोई सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है जिस पर वो स्पेशली फोकस करके पढ़ाई करता है। इसको हम लोग कहते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट और वैकल्पिक विषय, हिंदी में वैकल्पिक विषय कहते हैं। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस। अगर आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है आप उसके सब्जेक्ट ले सकते हैं, अगर आपने कॉमर्स से हैं आप उसके सब्जेक्ट ले सकते हैं। मेडिकल, साइंस, लॉ, सभी तरह के सब्जेक्ट की अवेलेबिलिटी है। अराउंड 50+ सब्जेक्ट्स का ऑप्शन देता है यूपीएससी, उसमें से आप कोई भी एक सब्जेक्ट चूज करेंगे, उसको हम कहेंगे ऑप्शनल पेपर या ऑप्शनल सब्जेक्ट, वैकल्पिक विषय। और उस सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे 250 मार्क्स के। ठीक है, तो यहाँ पहले 2 पेपर हो गए लैंग्वेज के, देन 5 पेपर हो गए, एक एस्से प्लस 4 जीएस 1250 मार्क्स का, और उसके बाद 2 पेपर, यहाँ पे एक मिस हो गया है, शायद वो नेक्स्ट स्लाइड में चला गया हो, ऑप्शनल पेपर 2। ठीक है, ऑप्शनल पेपर 2, ये भी कितने का होगा, 250 मार्क्स का। तो ये दोनों मिलाकर के भी टोटल हो गए कितने के, 500 मार्क्स के हो गए। तो मेंस में टोटल देयर आर 9 पेपर्स, कुल 9 पेपर हैं, ऊपर के 2 क्वालिफाइंग है तो उनके मार्क्स आप साइड कर दीजिए क्योंकि वो केवल पास करना है। बाकी 1250 मार्क्स ये प्लस 500 ऑप्शनल। ठीक है, टोटल कितना हो गया, 1750 मार्क्स हो गया आपका।
तो फिर मेंस की जो कट ऑफ बनेगी आपकी वो इन 1750 मार्क्स में से कट ऑफ बनेगी और फिर यहां पर डिसाइड होगा कि आपको इंटरव्यू देना है कि नहीं देना है, यू आर एलिजिबल फॉर इंटरव्यू और नॉट। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा बैरियर है, एक तरीके से आप कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आप या तो इंटरव्यू बोर्ड में बैठ इंटरव्यू देंगे या नहीं देंगे। ठीक है, तो ये एक बड़ा बैरियर है। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू शुभम, वेलकम। संजय थैंक यू, आप मैं अच्छा एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। ठीक है, आप बता रहे हैं ऐसा। तो ये मोटा मोटा मैंने आपको एक ड्राफ्ट दे दिया है मेंस का। ठीक है, अब इसके बाद इंपॉर्टेंट थिंग इज इन पेपर्स के सिलेबस में क्या है। तो मजाक में आके बहुत बार लोग ऐसा कह देते हैं कि इस धरती पर ऑन दिस प्लैनेट जो कुछ भी सूर्य के नीचे है वो सब कुछ यूपीएससी का सिलेबस है। वो नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, नो डाउट बहुत वास्ट सिलेबस है, बहुत सारे डायमेंशंस कवर कर लेता है वो, चाहे हमारी सोशल लाइफ हो, पॉलिटिकल लाइफ हो, इकोनॉमिक लाइफ हो, रिलीजियस कल्चरल लाइफ हो, बहुत सारे डायमेंशंस कवर कर लेता है। लोकल भी ले लेता है वो, नेशनल भी ले लेता है वो, इंटरनेशनल भी ले लेता है वो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी पढ़ना है आपको। एक फिक्स सिलेबस है यूपीएससी का, उसका क्वेश्चन पूछने का अपना एक फ्रेमवर्क है, वो उसी फ्रेमवर्क में चीजें करता है और वो एक्सपेक्ट करता है कि आप भी उस सिलेबस को, उनमें जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उन टॉपिक्स को, जो क्वेश्चंस के टाइप्स पूछ रहा है उन टाइप्स को समझे और उसके पीछे की इंटेंशन को समझे, क्यों उसने उस सब्जेक्ट को रखा हुआ है। अगर आप ये समझ लेते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए फिर सिलेबस को समझने में। सेम एज अगर आप किस पोस्ट के लिए, किस जॉब के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर आप ये भी समझ लेते हैं, भाई आपने बात कर दी आईएएस की, आईपीएस की, क्या इंपॉर्टेंस है एक सिविल सर्वेंट की, अगर आप उसको भी समझ लेते हैं तो आप इन सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस को इजीली समझ जाते हैं। ठीक है, हम लोग इन फर्दर आगे के लेक्चर्स में ऐसे और भी टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। मैं रोज 6 बजे ये लेक्चर लेने वाला हूं। ठीक है, फिलहाल तो ये मैंने आपको बताया था अभी, जो ये वही है, उसी सेम चीज है उस स्लाइड के अंदर। उसके बाद जो मैंने भी बताया एसए और 4 अलग अलग जीएस के पेपर से, मैं थोड़ा सा उसका ब्रीफ इंट्रो दे रहा हूँ, बहुत ब्रीफ इंट्रो दे रहा हूँ। पीसीएस से एसपी बन सकते हैं क्या? हाँ, पीसीएस से एसपी आप बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो ट्रांसफर प्रमोशन होने का एक अपना फिक्स टाइम होता है। ठीक है, तो वो टाइम आपको लगेगा। लेकिन अगर कोई आईपीएस है वो कंपैरेटिवली जल्दी एसपी बन जाएगा पीसीएस के मुकाबले। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक बार फटाफट सेशन जो नए बच्चे जुड़े हुए हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार। ठीक है, क्योंकि बाकी बच्चे भी देख सके, तो एक बार सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए। ओके, अब यहाँ पे मैं आ रहा हूँ मेंस के एक एक पेपर के ऊपर। पहला पेपर एसए, लैंग्वेज के बाद, लैंग्वेज का आपको बता चुका हूँ। ठीक है, पहला पेपर एसए 250 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का होगा। पहले एक ही ऐसे लिखने को आता था, अभी 2 ऐसे आते हैं। तो जनरली आपको 2 ऐसे लिखने हैं, 4+4 टॉपिक्स आपको मिलेंगे, 2 पार्ट्स में होगा, पार्ट ए पार्ट बी। 4 टॉपिक यहाँ होंगे, 4 टॉपिक यहाँ होंगे, आपको एक एक टॉपिक पर ऐसे लिखना होगा। तो ये अच्छी बात है कि आपके पास ऑप्शंस ज्यादा है, आप किसी एक पर ऐसे लिख सकते हैं, दोनों पार्ट्स में से एक एक पर। ठीक है, तो आपको 2 ऐसे लिखने होंगे। वर्ड लिमिट पूछेंगे बहुत सारे बच्चे, देयर इज नथिंग एनी फिक्स वर्ड लिमिट। ठीक है, लेकिन आप मान करके चलिए आपको 1500 वर्ड्स एवरेज का ऐसे लिखना होगा। ठीक है, अब ये हो सकता है कि कोई बहुत अच्छा लिखने वाला हो, कुछ कम वर्ड्स में लिख दे, कोई कुछ ज्यादा वर्ड्स में लिख दे। 100-200 वर्ड्स कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है, लेकिन ये एवरेज आप लेकर के चलिए कि आपको 1200 से 1500 वर्ड्स के बीच में अच्छा ऐसे लिखना है। ठीक है, अब यहाँ बात आती है कि सर ऐसे की तैयारी कैसे करें, या अलग से कोई बुक बता दो सर आप ऐसे के लिए। जनरली बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं, मैं सेमिनार्स में जाता हूँ, हम ऑफलाइन बैचेज में जाते हैं। तो डियर, ऐसे के लिए कोई एक बुक नहीं है, ऐसे की प्रिपरेशन की कोई एक स्ट्रेटजी नहीं है। आप जैसे जैसे जीएस की पढ़ाई कर रहे होंगे, जैसे जैसे आप प्रीलिम्स मेंस में जो सब्जेक्ट्स हैं, जो सिलेबस हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, उससे गो थ्रू होंगे, उसको पढ़ते चले जाएंगे, आपकी एसए की तैयारी होती चली जाएगी। क्योंकि अल्टीमेटली आपको फैक्ट्स लिखने हैं, आपको कॉन्सेप्ट्स लिखने हैं। ठीक है, और वो कहां से मिल रहे हैं? जो आप पढ़ाई कर रहे हो मेंस के अंदर, प्रीलिम्स के अंदर, वही तो मिल रहा है आपको, वही लिखना है आपको। बस इतना ही फर्क है, उसको एक सिस्टमैटिक वे में लिखना है ताकि पढ़ने में एक रिदम हो, पढ़ने में एक फ्लो हो, पढ़ते हुए उसका एक सेंस बने, इतना ही करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा? राइटिंग प्रैक्टिस। उसके लिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, अब ये भी एक दिन में नहीं होता है। आपने यूपीएससी की तैयारी कल से करनी शुरू की, परसों आप बैठे व्हाइट पेपर लेकर के और रजिस्टर लेकर के कि मैं 1500 वर्ड्स का ऐसे लिख के दिखाऊंगा। नो, यू कांट, आप नहीं कर सकते।
ठीक है, ये भी धीरे धीरे आता जाएगा। आप जब मेंस के आंसर राइटिंग करना शुरू करेंगे तो वहां भी 150 वर्ड्स, 200 वर्ड्स, 250 वर्ड्स के आंसर लिखने होते हैं, ठीक है, आपको उसकी प्रैक्टिस होगी और धीरे धीरे आपके राइटिंग की जो स्किल है वो डेवलप होती चली जाएगी। तो ये काम स्लोली लेकिन रेगुलर होने वाला काम है, ठीक है। हम धीरे धीरे एक एक पेपर वाइज भी डिस्कस करेंगे, करंट की तैयारी कैसे करें, एसए की तैयारी कैसे करें, जीएस की तैयारी कैसे करें, सीसेट की तैयारी कैसे करें, उस पर हम लोग आएंगे, ठीक है। तो एसए की कोई एक बुक नहीं है, कोई एक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी नहीं है, ये कंटिन्यूअस होने वाला काम है, आपकी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी के साथ साथ चलने वाला काम है, ठीक है। केएल राहुल 1500 वर्ड्स, डोंट वरी डियर, आप लिख पाओगे, आप ही लिख पाओगे, डोंट वरी, ठीक है। आपको आज लग रहा होगा कि 1500 वर्ड्स कैसे लिखेंगे, लेकिन आप देखिएगा आप लिखोगे, ठीक है। 250 वर्ड्स से क्वेश्चंस होते हैं मेंस के अंदर, वहां से शुरुआत हो जाती है, ठीक है, और आप धीरे धीरे 1500 वर्ड्स पर भी इजीली आ जाओगे। और आपको मैं बताता हूं, पहले एक ही ऐसे लिखना होता था, तब ये वर्ड लिमिट और ज्यादा होती थी, डबल कर लीजिए इसका, ठीक है। सो नथिंग टू वरी, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद जो मोर्चा आता है जीएस पेपर 1, ठीक है, जीएस पेपर 1, ठीक है। मैंने बताया जीएस मतलब जनरल स्टडीज। अभी जितने भी पेपर होंगे ये सभी 250 मार्क्स के होंगे और सबका टाइम जो है वो 3 घंटे का होगा, तो ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है, 250 मार्क्स 3 घंटे, ये फिक्स है। अब यहाँ पर कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, कितने मार्क्स के होंगे, ये मैटर करता है। यूपीएससी 2 पैटर्न लेकर के चलता है। पिछले 4-5 सालों को अगर हम देखें, स्पेशली आफ्टर 2014 के बाद से, ठीक है, तो क्या करता है, अगर वो 20 क्वेश्चन देगा तो 25 मार्क्स से कर सकता है, ठीक है। सेम एज हो सकता है कि वो 15 क्वेश्चन डिफरेंट मार्क्स के दे दे, 10 क्वेश्चन डिफरेंट मार्क्स के। मान लीजिए उसने 15 क्वेश्चन 10 मार्क्स के दे दिए, तो ये हो गया 150, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के दे दिए, ऐसा, ठीक है। सेम एज हो सकता है वो कुछ क्वेश्चन 250 वर्ड्स वाले दे दे, लाइक 250 वर्ड्स में करेगा, जनरली वो 10 क्वेश्चन ऐसा कर सकता है। सेम एज वो कुछ क्वेश्चन 150 वर्ड्स के दे सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये फिक्स है कि 250 वर्ड्स के होंगे, 250 मार्क्स के होंगे, ये फिक्स है कि 3 घंटे का पेपर होगा और इसके टॉपिक्स फिक्स है। अब इन टॉपिक्स में से यूपीएससी के ऊपर है कैसा क्वेश्चन बनाएगा वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही, ये भी फिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, नंबर 1 इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, इसको हम जनरली सिंपल लेमन लैंग्वेज में आर्ट एंड कल्चर कह देते हैं, संस्कृति एवं सभ्यता कह देते हैं, ठीक है। तो एक पेपर ये हो गया। दूसरा वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व का इतिहास, ठीक है। इमेजिन करिए कि आप यूपीएससी पेपर क्रैक कर लेते हैं और आप आईएफएस आपको पोस्ट मिलती है, यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विसेज, भारतीय विदेश सेवा, और आप किसी कंट्री में भारत के राजदूत बन करके जाते हैं। अब अगर आपको वहां उस कॉन्टिनेंट के, उस सोसाइटी के बेसिक चीजों के बारे में जानकारी नहीं है, क्या आप वहां पर अच्छे से डील अप कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। सेम एज कोई भी जब कंट्री आगे बढ़ रही होती है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है जैसे, तो क्या इसमें इंटरनेशनल फैक्टर्स का इंपॉर्टेंस नहीं रहा है? बिल्कुल रहा है। हम लोग, अगर हमारे यहाँ अंग्रेजों ने 150 वर्ष या 100 वर्ष जो भी था, उन्होंने अगर यहाँ पर राज किया, क्या उसके पीछे इंटरनेशनल फैक्टर थे? बिल्कुल थे। उनको यहां से बाद में जाना पड़ा, क्या इंटरनेशनल फैक्टर थे? बिल्कुल थे। तो लोकल हिस्ट्री के साथ साथ नेशनल हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर भी ऐसे चेंजेस होते हैं जो आपस में इंटर रिलेट होते हैं, या जिनका इफेक्ट केवल उस जगह पर नहीं होता, पूरी दुनिया पर होता है। इसलिए वर्ल्ड हिस्ट्री हमको पढ़ना होता है, ठीक है। रेनेसा एक टॉपिक है, उसका अपना इंपॉर्टेंस है। रेनेसा हुआ, इसके कारण वहां पे डिस्कवरी चालू हुई, इसके कारण यूरोप से निकल करके लोग यहाँ व्यापार करने आए, ठीक है। तो सबका बड़ा इंटरलिंक्ड आपस में संबंध रहता है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री, उसके बाद इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में जो हमने प्रीलिम्स के अंदर पढ़ा था, सारे वही टॉपिक्स हैं, बस यहाँ पर अप्रोच बदल जानी है, इतना ही फर्क है। देन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, जो हमने प्रीलिम्स के अंदर पढ़ा है, और लास्ट में इंडियन सोसाइटी। तो ये कुल मिलाकर के 4 टॉपिक हो गए, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री कॉमन, ज्योग्राफी और इंडियन सोसाइटी, ठीक है। ये पहला पेपर हो गया आपका। अब प्रोफेसर इतना सारा बता दिया आपने, तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। श्याम सुंदर का क्वेश्चन है, ऑप्शनल मैथमेटिक्स ले सकते हैं? यस, यू कैन गो विद द मैथमेटिक्स, ठीक है। पेपर 1, देन
वी आर मूविंग फॉर पेपर 2, ये मैंने बता ही दिया है, सेम चीज है। उसके बाद इसमें जो मेन टॉपिक्स हैं, तो 3 बड़े टॉपिक्स हैं इसके अंदर। सबसे पहला पूरा जो पॉलिटी वाला सेक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नेंस, उसके अलाइड इश्यूज हो गए सारे वो। सेकेंड इज सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, ये वर्ड आप लोग सुनते रहते हैं अक्सर। अभी बिहार इलेक्शन हुआ है, उसके अंदर आप लोगों ने बहुत बार इस शब्द को सुना होगा, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय। ठीक है, तो सामाजिक न्याय में चाहे फिर वुमेन्स की बात हो, चाहे फिर वो अदर डाउन टोडन कैटेगरीज की बात हो, ठीक है, उन सब की बात यहाँ पर आती है, पॉवर्टी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतरराष्ट्रीय संबंध, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ यूपीएससी। ठीक है, इससे क्वेश्चंस आपको प्रीलिम्स के अंदर भी मिलेंगे, मेंस के अंदर भी मिलेंगे। इसमें अलग अलग टाइज होती हैं, और अभी का जो टाइम है, अभी जो सिचुएशन है इंडिया की, इसमें इंडिया का जैसे जैसे इंटरनेशनल लेवल पर कद बढ़ रहा है, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है, वैसे वैसे सब्जेक्ट ये और इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। ठीक है, तो ये पेपर 2 हो गया। देन वी विल मूव फॉर द पेपर 3, जीएस पेपर 3, ये सेम है, मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद एक टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही है कंट्री के अंदर, चाहे वो स्पेस सेक्टर में हो, चाहे वो डिफेंस सेक्टर में हो, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी हो, नैनो टेक्नोलॉजी हो, न्यूक्लियर हो, या और भी कोई रिलेटेड थिंग हो। ठीक है, तो जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होंगे, उससे डायरेक्टली क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उसके बाद सेम एज इकोनॉमी, जो मैंने बताया था आपको प्रीलिम्स के अंदर, सेम पूरा सब्जेक्ट है। देन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। सिक्योरिटी इशू, सिक्योरिटी के अंदर दोनों चीजें आती हैं, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी। ठीक है, इंटरनल चैलेंजेस होते हैं, आप लोगों ने नक्सलिज्म के बारे में सुना होगा, जो अलग अलग क्राइम्स है उनको रोकना। ठीक है, और एक्सटर्नल सिक्योरिटी यानी कि बॉर्डर मैनेजमेंट, सीधा सीधा। ठीक है, तो दोनों ही इसका पार्ट है। देन डिजास्टर मैनेजमेंट, आप सबको ध्यान में है कि इंडिया क्लाइमेटिक जोन जो है इंडिया के अंदर, वो बहुत डाइवर्स है। हिमालय भी है हमारे पास बे ऑफ बंगाल भी है, हमारे पास अरेबियन सी भी है, हमारे पास प्लेटूज भी है, हमारे पास प्लेन्स भी है। ठीक है, तो वर्ल्ड के लोवेस्ट प्लेसेस भी हैं, हाईएस्ट प्लेसेस भी हैं, हमारे पास प्लेन्स भी हैं, डेजर्ट्स भी हैं। तो ऐसे में यहाँ पर क्लाइमेटिक चैलेंजेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, डिजास्टर्स के लिए प्रोन हो जाता है। इसलिए डिजास्टर मैनेजमेंट भी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इंडिया के अंदर। हमारे यहाँ फ्लड भी आते हैं, और साथ में ड्राउट भी, आपको सूखा भी मिलेगा, बाढ़ भी मिलेगा, सर्दी भी मिलेगी, गर्मी भी मिलेगी, सब चीजें अपनी अपनी जगह पर है। तो ये पेपर हो गया नेक्स्ट। एंड देन फोर्थ पेपर, इस पेपर को हम जनरली एथिक्स के नाम से जानते हैं, एथिक्स का पेपर। ठीक है, ये पेपर नए चेंजेस के बाद जोड़ा गया था, 2013 के बाद से जोड़ा गया था। जनरली ये एक एस्पिरेंट के इंटरनल वैल्यूज को जानने की कोशिश करता है कि वास्तव में उसकी इंटीग्रिटी, उसकी ऑनेस्टी, उसकी सोच क्या है, उसका अप्रोच क्या है अलग अलग चीजों को लेकर के, सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को लेकर के वो क्या सोचता है। जब वो किसी डिसीजन मेकिंग पोजीशन पर आएगा, तो वहां पर किन वैल्यूज को बेस बना करके वो डिसीजन लेगा। अगर आप किसी जिले के कलेक्टर हैं, अगर आप किसी जिले में एसपी हैं, आप अगर कोई समस्या है आपके सामने, कोई कम्युनल राइट हो गया है, कोई सोशल इशू वहां पर चल रहा है, आपको डिसीजन लेना है, क्योंकि अल्टीमेटली आप वहां के डीएम है, आप सर्वे सर्वा है उस जिले के अंदर, यू आर द सुप्रीम पर्सन इन दैट डिस्ट्रिक्ट। अब ऐसे में जब आप डिसीजन लेंगे, तो उस डिसीजन का बेस क्या होगा, आपका वहां पर एप्टीट्यूड बहुत मायने रखता है। उस सबको चेक करने के लिए पेपर लगाया गया है एथिक्स का। ठीक है, इसमें हम लोग अलग अलग फिलॉसफीज को पढ़ते हैं, अलग अलग थिंकर्स को पढ़ते हैं, हमारे अपने एप्टीट्यूड को पढ़ते हैं, हमारी जो इंटीग्रिटी है यानी कि ऑनेस्टी का एक पार्ट है उसको पढ़ते हैं। और लास्ट में इसमें इंपॉर्टेंट चीज होती है केस स्टडीज। 250 मार्क्स में से, 250 मार्क्स में से जो उसका हाफ है यानी कि अराउंड 125 मार्क्स, उसमें पूरा थ्योरी है, और प्लस 125 मार्क्स ये थ्योरी वाला पोर्शन हो गया। यानी इसमें आपको अलग अलग थ्योरी के बारे में बताना होगा, एथिक्स क्या है, इंटीग्रिटी क्या है, अलग अलग थिंकर्स ने क्या सोचा था, फिलोसफर्स ने क्या सोचा था। और जो रेस्ट 125 मार्क्स है, इसमें प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल यानी कि केस स्टडीज। आपको कुछ केसेस दिए जाएंगे कि भाई आप मान लीजिए वहां पर पोस्टेड हैं, आप इस पोस्ट पे हैं, वहां पे ये प्रॉब्लम हो गई, अब आप यहाँ पर क्या सॉल्यूशन निकालेंगे, और आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पेपर में लिख करके आना होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं केस स्टडी। तो इसके दो तरीके हैं, एक अलग अलग ऐसे केसेस के बारे में पढ़ना, जो पहले इवेंट्स हो रहे हैं उनके बारे में पढ़ना, सेकंड इसकी प्रैक्टिस करना। ठीक है, और इंटरनली चेंजेस लाना, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसका भी प्रॉपर अपना एक वे होता है, पढ़ने का इसका तरीका होता है। बहुत अच्छा पेपर है, अगर आप थोड़ा सा इसको फोकस करते हैं तो ये आपको बाकियों से ज्यादा प्लस करा देता है। ठीक है, स्टडी मटेरियल की बात करूं उससे पहले मुझे एक दो चीजें जोड़नी है।
जोड़ना क्या है मुझे, हम बात कर रहे हैं मेंस की। अब यहां ध्यान रखिएगा, 3 इंपॉर्टेंट चीजें आई हैं, एक एसए, दूसरा जीएस, तीसरा ऑप्शनल पेपर। ये जो 2 पेपर है सबके लिए सेम है, सेम क्वेश्चन है, सबको उसी का आंसर करना है। लेकिन जो ऑप्शनल वाला है वो सबका अलग अलग रहता है, ठीक है। तो एक आप यहां पर डिफरेंस पैदा कर सकते हैं ऑप्शनल वाले पेपर में। जनरली जो एक्सपीरियंस है वो क्या है कि जीएस में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। एवरेज मार्क्स सब लेकर के आते हैं, 20-25 मार्क्स का अंतर मैक्स टू मैक्स अगर होता है तो होता है। लेकिन एक एसए और एक ऑप्शनल और जीएस के अंदर एथिक्स वाला पेपर, ये वो 3 चीजें हैं जो बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है अगर आप उस पर थोड़ा सा अच्छे से पकड़ बनाते हैं। क्योंकि उसमें आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है ऐसा नहीं है, आपको लिमिटेड चीजें पढ़नी है, लेकिन उनको बहुत सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना है, उनके फंडामेंटल्स को समझना है और फिर उसको वहां डिलीवर कैसे करें वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे मेंस की, तो मेंस के अंदर आपको इन चीजों पर स्पेशली फोकस करना होगा, ये ध्यान रखना है एक बात, ठीक है। दूसरा जो सेकंड थिंग है जो आपको ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है कि अल्टीमेटली आपने कितना पढ़ा, क्या पढ़ा, कितनी अच्छी नॉलेज है, डजंट मैटर। द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप क्या वहां पर डिलीवर करके आई हैं, पेपर में क्या लिख करके आई हैं। क्योंकि जो पेपर चेक कर रहा है, ही डोंट नो हु यू आर, ही डोंट नो आप कितने बड़े पढ़ाकू हैं। हो सकता है आप बहुत बड़े टॉपर रहे हो कॉलेज में, स्कूल में, सब जगहों पर, उसको क्या पता। उसको आपके बारे में कैसे पता लगेगा, जो उसके हाथ में आंसर शीट है उसमें आपने जो चीजें लिखी हैं वो उसी बेस पर आपको एनालाइज करेगा और मार्क्स देगा, ठीक है। तो यानी कि पढ़ाई के साथ साथ उसकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जरूरी है, लगातार क्वेश्चंस को लिखने की प्रैक्टिस। अगर आप ये करते रहते हैं तो मेंस पर पकड़ बना लेते हैं। जनरली क्या होता है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए या खुद भी पढ़ते हुए, कि आंसर राइटिंग पर हम कई बार फोकस नहीं कर पाते हैं और इसलिए क्या होता है कि हमको बहुत कुछ पता होता है लेकिन उसको हम डिलीवर नहीं कर पाते, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने सब चीजें बता दी हैं। अब इसके बाद एक और चीज आती है स्टडी मटेरियल की, कि सर क्या पढ़े, कैसे पढ़े, कब शुरुआत करें, एसेट्रा एसेट्रा, ठीक है। तो मैं अगर बहुत ज्यादा सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया है, मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि 3 इसके लेवल हैं पढ़ाई के, ठीक है। 3 इसके लेवल हैं पढ़ाई के और ये केवल प्रीलिम्स के लिए है, मैं इस पर नहीं जा रहा हूं इसलिए, ठीक है। Okay, let me continue. देखिए, जो यूपीएससी की अगर हम स्टडी मटेरियल और प्रिपरेशन की बात करें, बहुत सारे बच्चे तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एलिजिबिलिटी वगैरह को लेकर के। मैंने बताया कि बच्चे केवल ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी है। अगर आप ग्रेजुएट हैं या अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं, देन यू आर एलिजिबल फॉर यूपीएससी। सब्जेक्ट डजंट मैटर, आप किस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मार्क्स डजंट मैटर आपके कितने मार्क्स हैं, आपको केवल ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए होगी जब आप मेंस लिख रहे होंगे तब, ठीक है। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं किसी भी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज या यूनिवर्सिटी से, चाहे वो रेगुलर हो, चाहे वो ओपन हो, चाहे आपने बीए किया हो, बीकॉम किया हो, बीएससी किया हो, एमबीबीएस किया हो, डजंट मैटर, ठीक है। निरंजन का क्वेश्चन है परसेंटेज कितना मांगता, कोई परसेंटेज नहीं मांगता यूपीएससी। व्हाट ही इज सेइंग, जस्ट ग्रेजुएट, आपको ग्रेजुएट होना है, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, मान्यता प्राप्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी से, ठीक है। सो उसके बारे में चिंता नहीं करना। एज में बता चुका हूं 21 से 32। अब यहाँ पर तैयारी के स्टेप्स की बात करें, ठीक है। नंबर 1, सबसे पहले आपको अपने बेसिक्स पर काम करना होता है, ठीक है। नंबर 2, आपको एडवांस की तरफ बढ़ना होगा। एंड नंबर 3, प्रैक्टिस। ये 3 चीजें हैं, ठीक है। करंट कैसे पढ़ना है वो अलग चीज है, हम बात करेंगे उसके बारे में। सीसीआर कैसे पढ़ना है, जीएस कैसे पढ़ना है, हम उस पर बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज। लेकिन जो बेसिक एक फंडामेंटल वे होगा वो यही होगा, ठीक है। और इसमें आपको करना क्या है,
आपके पास एक प्लान और यू कैन से स्ट्रेटजी होनी चाहिए। भाई अगर आप घर से निकले हो, आपको दिल्ली से बंबई जाना है, तो एक रास्ता फिक्स होना चाहिए कि मुझे बंबई इस रास्ते से जाना है। आपका साधन फिक्स होना चाहिए कि मैं ट्रेन से जाऊंगा और बस से जाऊंगा और मैं बाई एयर जाऊंगा। ठीक है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आपके पास कितना टाइम है वहां पहुंचने के लिए, उसके अकॉर्डिंग ही आप साधन चुनोगे। अगर आपको बहुत कम टाइम में पहुंचना है, देन यू हैव टू गो विद बाय एयर, आपको फ्लाइट से जाना ही पड़ेगा। आपके पास खूब टाइम है, आप चल दो पैदल, क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, सो इट्स डिपेंड ऑन कि अभी आप क्या कर रहे हो। कोई बच्चा का 12th में है तो ऑब्वियस सी बात है उसके पास बहुत लंबा टाइम है। ठीक है, तो उसकी स्ट्रेटजी बिल्कुल अलग होगी। उसने ग्रेजुएशन नहीं किया, उसकी समझ का लेवल वो नहीं है। कोई ग्रेजुएशन कर चुका है, 25 साल का हो गया है, उस पर बहुत कम टाइम है, वो वेट नहीं कर सकता साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। ठीक है, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, अभी 2nd ईयर में है या 3rd ईयर में है, तो उसके पास एक एवरेज टाइम है। अगर वो 1 साल देगा तो वो अच्छे से तैयारी कर सकता है। ऑन एन एवरेज जो मेरा अपना मानना है कि अगर आप 1 साल डेडिकेट होकर के यूपीएससी को देते हैं 1 ईयर, तो आपकी बेसिक तैयारी हो जाती है। ठीक है, आप फिर एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। अब इसके बाद बाकी चीजें हैं कि भाई आपने कितनी प्रैक्टिस की है, आपका लक कितना साथ दे रहा है, आपने कितना रिवाइज किया है, आपने कितने टेस्ट लगाए हैं। जो गलतियां बताई जाती हैं, आपने भी गलतियों को दोहराया है या उनको अवॉइड किया है, खुद को कितना लगातार इंप्रूव किया है, वो सब चीजें डिपेंड करती हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, बेसिक में क्या होगा, तो कुछ ऐसी किताबें होती हैं जिसको हम जनरली एनसीईआरटी कहते हैं, या कुछ और बेसिक बुक्स हैं, आपको पहले उनसे गो थ्रू होना होता है। ठीक है, एनसीईआरटी, आई रिपीट, राइट डाउन द वर्ड अगेन, एनसीईआरटी। ये वो किताबें हैं जो आप लोग 6 to 12 अपने स्कूल पे पढ़ करके आई हैं। कहीं कहीं पर आपने एससीईआरटी पढ़ा होगा, या स्कूल बोर्ड्स की बुक्स आप कह सकते हैं। साउथ इंडिया के अंदर जनरली अलग अलग बोर्ड से, तमिलनाडु बोर्ड की अपनी बुक है। ठीक है, तो डिपेंड ऑन, लेकिन जो स्कूल बुक्स हैं सबसे पहले आपको उन पर अच्छी कमांड करनी होती है, बिकॉज दे आर द फंडामेंटल्स। आप लोगों ने सुना होगा जब आप आईआईटी जी वगैरह की भी बात करते हैं, नीट की भी बात करते हैं, वो भी कहते हैं पहले एनसीईआरटी पढ़ो। ठीक है, तो आपको पहले फंडामेंटल से गुजरना होता है। अब एनसीईआरटी में क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना, कितना पढ़ना, नोट्स कैसे बनाना, वो फिर हम एक अलग लेक्चर में ले जाएंगे। ठीक है, तो बेसिक्स में आपको एक एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, प्लस में सिलेबस जो हम बता चुके हैं अभी, प्लस में प्रीवियस ईयर पेपर्स, इन 3 चीजों से आपको गो थ्रू होना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर्स, एनसीईआरटी, सिलेबस, प्रीवियस ईयर पेपर्स। इससे क्या होगा, आपको बताएगी एनसीईआरटी कि आप अभी किस लेवल पर हो, आपका बेसिक कितना स्ट्रांग है, फंडामेंटल कितना स्ट्रांग है, नहीं है तो वो करेगी। ठीक है, सिलेबस आपको एक गाइडिंग ट्रैक देगा और प्रीवियस ईयर पेपर्स बताएगा कि उस ट्रैक पर आगे कैसे बढ़ना है। ठीक है, तो ये आपको फिक्स रखते हैं कि इस रास्ते पर आपको चलना है, रास्ते में ऐसे ऐसे रुकाव, पड़ाव और अड़चने आएंगी, ये बताता है सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर्स। ये आपका हो गया बेसिक लेवल का काम। आफ्टर दैट देयर इज एडवांस लेवल, उसमें कुछ फिक्स किताबें हैं अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसमें करंट अफेयर्स की बात है, उसमें आंसर राइटिंग की बात है, और लास्ट स्टेज इज द प्रैक्टिस। जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसको आप उसमें से क्वेश्चंस बना पा रहे कि नहीं बना पा रहे, वो इंपॉर्टेंट होता है। आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, आप आंसर राइटिंग करते टाइम कितनी लाइनें लिख पा रहे हैं, उसमें करेक्शंस कितनी हो रही हैं, कितना आप पिछली बार से अगली बार इंप्रूव कर रहे हैं, ये सब चीजें मायने रखती हैं। और तय मान करके चलिए कि जिस एग्जामिनेशन और जिस पोस्ट के लिए हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आईएएस की, आईपीएस की, आईएफएस की, सपना होता है एक। तो हम जिन एग्जामिनेशन और जिन पोस्ट की बात कर रहे हैं, जब आपको उस गोल का ख्याल रहेगा तो फिर ये कोई मेहनत आपको बहुत ज्यादा नहीं लगेगी और आप इसको इजीली करने के लिए तैयार होंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ कुछ बेसिक जानकारियां दी हैं। अब आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस रेज हो रहे होंगे, आई न्यू दैट। ठीक है, भाई हमको तैयार कैसे कैसे करना है, ये चीजें पढ़नी कैसे हैं, तो उसके लिए मैं बहुत जल्द और सेशंस लेकर के आऊंगा। करंट अफेयर्स के ऊपर एक सेशन, सीसैट के ऊपर एक सेशन, एनसीईआरटी के ऊपर एक सेशन। आपको क्या करना है, इसी चैनल पर और भी बहुत सारी ऐसी वीडियोज अवेलेबल हैं, आप जस्ट सर्च डाउन 12वीं के बाद आईएएस की तैयारी कैसे करें, आपको मिल जाएगा। यहाँ पर रविंद्र सर की वीडियोज अवेलेबल है, उन वीडियो से एक बार गो थ्रू होइए। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको कोई भी अगर ऐसा इशू लगता है, सो जो बच्चे स्पेशली मुझे अड्डा के चैनल के अलावा अपार्ट देख रहे हैं, मेरी ऐप से देख पा रहे हैं, हमारी वेबसाइट से देख पा रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए भी मैं यहाँ अपना कॉन्टेक्ट नंबर ड्रॉप कर रहा हूँ। प्लीज राइट डाउन ऑन द नंबर।
ठीक है, या डायरेक्टली व्हाट यू कैन डू कि आप सीधा जो हमारा चैनल है, अड्डा का चैनल है या रविंद्राज का चैनल है, आप सीधा हमारी ऐप पर जाइए, वहां पर क्वेश्चन रेज का ऑप्शन है, आप क्वेश्चन रेज करिए, वेबसाइट पर जाइए, आपको मेल डालिए, वहां भी हो सकता है। जनरली मैं जो सेशंस देता हूं आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं ऑन द मेल आईडी दैट इज ram.samvad@gmail.com or you can do WhatsApp me on the number 8826697604। बट ये तब जब जो मैंने बेसिक चीजें बताई हैं आपने उसके बारे में ठीक से पढ़ लिया हो। तो सबसे पहले यूपीएससी की वेबसाइट पर जाइए, सिलेबस डाउनलोड करिए, उसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वहां पर लिंक दिखाई देगा, वहां पर अपना क्वेश्चन ड्रॉप करिए, या आप मुझे पिन कर सकते हैं सीधा, ठीक है। बट बेसिक काम पहले करिए। तो अभी मैं इस सेशन को यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। ठीक है, इस सेशन को मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। आप में से बहुत सारे अच्छे एस्पिरेंट मुझे मिले हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप तुरंत मुझे डाल दीजिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो बच्चे अड्डा के थ्रू देख रहे हैं आपको कुछ नहीं करना है, केवल चैनल पे जाना है या adda247.com वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे यूपीएससी 2021 लिखिए, वहाँ पे बैचेस पड़े हुए हैं अलग अलग। 2021 के अलग बैच पड़ा हुआ है, प्रीलिम्स का अलग बैच है, एनसीईआरटी की क्लासेज पड़ी हुई हैं, अलग अलग ई बुक्स पड़ी हुई हैं, टेस्ट सीरीज पड़ी हुई है। यू कैन इजिली गो विद दैट, ठीक है। एक बार देखिए पहले वहां पर जाकर के चीजों को समझिए। इस चैनल पर यूपीएससी की और भी वीडियोज हैं, उनको ध्यान से देखिए, उनको समझिए। उसके बाद कोई भी मन में डाउट है जस्ट राइट डाउन, या मुझे आप लिख सकते हैं सीधा, या फिर चैनल के जो मेल आईडी है उस पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। यूपीएससी के लिए ग्रेजुएशन में कितने परसेंटेज की रिक्वायरमेंट है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है, ज्योत्सना आई थी, ठीक है, कि आपको केवल ग्रेजुएट होना है विद एनी सब्जेक्ट इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और कॉलेज। कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप 40% से भी हैं और कोई 90% से है, दे बोथ आर इक्वल। यूपीएससी के लिए दोनों बराबर है। किसी ने एम से एमबीबीएस किया हुआ है, किसी ने आईआईटी से कोई डिग्री ली हुई है, या किसी ने किसी ओपन कॉलेज से कोई डिग्री ली हुई है, उसके लिए सब बराबर है। केवल आपको ग्रेजुएट होना है, या अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं देन यू आर एलिजिबल फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन। ओके, चलिए ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे सेशन कर रहा हूँ यूपीएससी शून्य से शिखर तक, इस पर मैंने बात की है। मैंने बहुत सारी चीजें बताई, हम लोगों ने सिलेबस की बात की, पैटर्न की बात की। कल हम लोग बात करेंगे इसी में एक और इश्यू के ऊपर, ठीक 6 बजे इसी चैनल पर। तो कल हम लोग फिर मिलेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय। अपने क्वेश्चंस आप लोग लिख करके रखिए, कल आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, या आप लोग मुझे सीधा पिन कर दीजिएगा, ठीक है। सो हैव अ गुड डे, थैंक यू, बाय बाय।